लुक्का छिपी का खेल तो जरूर चल रहा है कांग्रेस के साथ आरजेडी के बीच में। वादा भाजपा करती है लेकिन निभाती नहीं है। मोदी कहते हैं लेकिन करते नहीं है। लालू जी का अपना करिश्माई व्यक्तित्व है। देख रहे हैं तेज प्रताप यादव फोटो से चिपक रहे हैं लालू जी के फोटो से। सभी दलों की जरूरत है कि मीटिंग हो। इसी से समझ में आ रहा है कि महागठबंधन में कुछ बड़ी खाई है। पंथी दलों ने भी एक बड़ा पेंच फंसा दिया। ये बरबोलापन है मुकेश सहनी का। वो 40 जीत ही नहीं सकते हैं। तो एनडीए में भी कपर फोड़ुअल है। जमीनी हकीकत कुछ और है और दिखाने की कोशिश कुछ और की जा रही है। एकदम डायरेक्ट निशाना चिराग पासवान पर। एक दलित तो दूसरा महादलित। यही चल रहा है ना खेल। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। नमस्कार सर। नमस्कार सागर जी। आज भी खबरों का पिटारा बहुत सारा है। बिहार, आप जान रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़ रहा है। चुनाव है, चुनावी मोड में बिहार आ चुका है। लगातार कई बयान आज आपको हम बताएंगे जो कि महत्वपूर्ण है। चाहे जीतन राम मांझी के बयान हो, मुकेश सहनी के बयान हो, मंगल पांडे के बयान हो, राजेश राम के बयान हो, सब बयानों पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे बड़ी जो खबर है ये निकल कर आ रही है इस वक्त कि महागठबंधन की बैठक जो कई बार से टाली जा रही थी, डेट पर डेट दिए जा रहे थे, तारीख पर तारीख दिए जा रहे थे, अब फाइनल उसकी डेट आ गई है। लेकिन एक ट्विस्ट उसमें भी है, उस ट्विस्ट पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन पहले महागठबंधन के बैठक पर। सर, 12 जून को महागठबंधन ने बैठक बुलाई है। बिल्कुल। क्या लग रहा है कि ये बैठक हो जाएगा ना? नहीं, बैठक तो होगी क्योंकि इससे पहले भी जो बैठक हुई थी, 3 बैठकें हो चुकी, मीटिंग हो चुकी है। बैठक के लिए कई तारीखों पर तारीख बदले हैं। हाँ, तारीखों पर मतलब ये था कि 18 तारीख को होनी है, तो उसका कुछ पता नहीं चला। फिर हुआ कि नहीं, अब एक सप्ताह बाद फिर ये हुआ। लेकिन अब यह खबर है कि 12 तारीख को मीटिंग होगी। तो यह मीटिंग होगी क्योंकि सभी दलों की जरूरत है कि मीटिंग हो। क्योंकि दिल में देख रहे हैं, दिल में गुबार फूट रहा है ना सबको। चाहे अभी सागर जी आपको बता ही रहे थे कि भाकपा माले हो, आपको मुकेश सहनी है, कांग्रेस है, सबके मन में है कि मीटिंग हो। लेकिन अब ट्विस्ट है, ट्विस्ट वाला सवाल आएगा तो बताएंगे आगे। देखिए, ट्विस्ट इसमें यह है कि जिस दिन महागठबंधन की बैठक तय हुई है उसी दिन कांग्रेस ने तमाम जिला मुख्यालयों पर आंदोलन का कार्यक्रम लगाया है। इसके क्या मायने हैं? पहले से सोच समझ के ये किया गया है कि इस बैठक में ना जाना पड़े कि कुछ और बात? देखिए, है ट्विस्ट। पिछली मीटिंग में आप कवर कर रहे थे और उस मीटिंग में आपको याद होगा कि उससे पिछली मीटिंग में, मतलब कांग्रेस दफ्तर में जो मीटिंग हुई थी सदाकत आश्रम में, उसमें तेजस्वी लेट से पहुंचे थे। तो उसका बदला धड़ाधड़ लिया किसने? तो राजेश राम ने लिया ना, अल्लाह बलून दोनों ने लिया। आगे की जो मीटिंग हुई, ठीक जस्ट पीछे वाली जो मीटिंग हुई थी, उसमें दोनों लेट से पहुंचे थे। सवाल भी हुआ था राजेश राम से कि आप लोग लेट क्यों आए मीटिंग में, क्या तेजस्वी लेट से पहुंचे थे? तो उसका आपने बदला लिया है। अब ये है, तो अब समझ जाइए लुक्का छिपी का खेल तो जरूर चल रहा है कांग्रेस के साथ आरजेडी के बीच में। अब देखिए, 12 तारीख को इतनी अहम बैठक है और जिस तरीके से खबर आ रही है उसमें हो रहा है यही है कि कुछ बड़ा निर्णय हो सकता है। मतलब सीटों को लेकर के जो ये है गांठ है उसको खोलने की कोशिश होगी। पुटली खोलेंगे तेजस्वी कि भाई आप इतने, आप इतने, आप इतने, आप कितने और हम कितने, मतलब लड़ेंगे कहाँ कहाँ। इस तरह जब इतनी गंभीर बात होने वाली है मीटिंग में, 12 तारीख वाली मीटिंग में, तब ये सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस जो है एक बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रही है और 25 जिलों में ये आंदोलन शुरू होने वाला है और बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस ने जो मुद्दा छुआ है वाकई में जेन्युइन मुद्दा है और आप देख रहे हैं उसमें बेरोजगारी, पलायन, इस तरह के मुद्दे हैं। और राजेश राम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने सवाल भी पूछे हैं, 5 सवाल पूछे हैं। देखिए, पेपर लीक का अड्डा बिहार कैसे बना,
इसकी निष्पक्ष जांच हो, संविदा कर्मियों को अस्थायी कब किया जाएगा, कर्मियों को समान काम के बदले समान वेतन कब दिया जाएगा, साथ ही बिहार से पलायन कब रुकेगा। तो इतने गंभीर मसले पर जो है आंदोलन कर जा रही है कांग्रेस। और ठीक 12 तारीख इधर मीटिंग, इधर कांग्रेस के आंदोलन। अब समझिए, तो सवाल तो उठेगा कि आखिर क्या था, एक दिन आगे पीछे कर लेते, आप 11 को शुरू कर देते इस आंदोलन को, आप 13, 14, 15 को ले जाते, तो क्यों है? इसी से समझ में आ रहा है कि महागठबंधन में कुछ बड़ी खाई है। क्योंकि मुकेश सहनी ने भी बोला है कि देखिए 60 सीट पर तो हमारी है, लेकिन 40 सीट हम जीत कर आएंगे। बड़ा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। तो एक तो चुनौती वह भी है, और कल महागठबंधन में वामपंथी दलों ने भी एक बड़ा पेंच फंसा दिया। दीपांकर भट्टाचार्य आपने खबर भी किया कि डायरेक्ट सीट मांग लिया है उन्होंने, तैयारी चल रही है ऐसा कह रहे हैं। तो क्या रहा है महागठबंधन में क्या होगा? सीटों को लेकर माथापच्ची है, दावेदारी अधिक की जा रही है। जैसे ये 60 सीट मांग रहे हैं मुकेश सहनी कि हमको 60 सीट दीजिए, हम 40 पर जीत के आएंगे। ये बरबोलापन है मुकेश सहनी का, वो 40 जीत ही नहीं सकते हैं। अरे थोड़ा सा हिस्ट्री भी तो देखना चाहिए। 11 जब सीट मिली आपको किसी भी गठबंधन से, तो आप कितनी सीटों पे जीते या सब राफ साफ, सब लापता हुए ना भाई। आपके विधायक आप तो संभाल के नहीं रख पाए। तो तेजस्वी या जो भी है, और भी कोई नेता है, सब चीज़ों पर ध्यान आदमी। इनको मतलब हवा क्या तेजस्वी ही तो नहीं दे रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीट लो, कैंडिडेट मेरा रहेगा, जैसा कि पुराना मतलब इतिहास रहा है मुकेश सहनी का। कैंडिडेट तेजस्वी यादव का, सिंबल मुकेश सहनी का। हाँ देखिए, ये फार्मूला जो है सो हो सकता है कि इस तरह का फार्मूला अप्लाई हो जाए, लेकिन फिर भी इतनी सीटें नहीं मिलेंगी उनको, नहीं है संभव। आप देख लीजिए ना, हिसाब किताब अगर आप लगाइएगा कि 60 को इन्हें सीट दे दी जाए, फिर भाकपा माले कह रही है कि हमको 45 सीट चाहिए, तो आप गणित देख लीजिए। तो अगर उस गणित को आप बैठाएंगे तो तेजस्वी यादव फिर कहाँ से बन पाएंगे सीएम? और 70 कांग्रेस दावा कर रही है। जो कांग्रेस जो गाल फुला करके कभी उनके नेता लेट से मीटिंग में पहुंचते हैं, तो कभी सेम डेट है। कांग्रेस की लंबी चौड़ी तैयारी चल रही है, लगातार केंद्र से नेता आ रहे हैं, पूरा ग्राउंड जीरो पर कांग्रेस काम कर रही है। तो 70 सीट जो मांगेगा सर, तो डिमांड तो पूरी करनी पड़ेगी ना। नहीं तो आप यह कहिए कि कौन पार्टी तैयारी नहीं कर रही है? कौन पार्टी चुप बैठी हुई है? क्या आरजेडी चुप बैठी हुई है? आरजेडी कैसे चुप बैठी है? आप देख लीजिए, आरजेडी का जो लक्ष्य था सदस्यता अभियान का, और उस लक्ष्य से आगे बढ़ गई पार्टी सदस्यता अभियान का। परिवार वाला भी तो मुद्दा चल रहा है ना। परिवार वाला मुद्दा है तो कभी भी सुलझ जाएगा। लालू जी का अपना करिश्माई व्यक्तित्व है, वो जब चाहेंगे तो वे सुलझ जाएगा। देख रहे हैं तेज प्रताप यादव फोटो से चिपक रहे हैं, लालू जी के फोटो से पोस्ट किए हैं ना, एकदम पोस्ट किए हैं। कल के आज कही, आज है ना लालू जी का जन्मदिन भी है, जन्मदिन हम लोग बधाई दे रहे हैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को, उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं हैं न्यूज हाट की तरफ से। और तेज प्रताप कैसे कल लिपट रहे थे फोटो से, तो आप समझ रहिए कि मामला कभी भी अगर उलझा है तो सुलझता भी है, और मामला होता ही है। राजद को जरूरत है कि नहीं सर कांग्रेस की? राजद को बिहार में बहुत जरूरत नहीं है, एकदम कटु सत्य है ये, बिहार में बहुत जरूरत नहीं है। हाँ, उसको नेशनल स्तर पर जरूरत है, क्योंकि नेशनल स्तर पर अगर कांग्रेस के छाये में अगर राजद नहीं रहेगा तो उसके लिए मुश्किल है। तो छाया तो जरूरी है उसके लिए। बिहार में कोई ज़रूरत नहीं है, बिहार में कांग्रेस को ज़रूरत है। ठीक है, पहल अच्छी है, हम तो हर दिन कह रहे हैं कि पहल अच्छी है कांग्रेस को, पार्टी को मतलब हौसला बुलंद करने के लिए। लेकिन ये जो डेट है जिस पर हम लोग बहस कर रहे हैं, हम लोग बात अपनी रख रहे हैं दर्शकों से, आखिर है कि नहीं खाए, सेम डेट क्यों? अब समझिए कि फिर उस दिन क्या होगा, कौन लेट होता है, ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस जाती है कि नहीं जाती उस बैठक? कांग्रेस जाती है कि नहीं जाती है उस बैठक में? नहीं, कांग्रेस भी जाएगी, कांग्रेस भी जाएगी। हाँ, कांग्रेस को बिहार में आरजेडी चाहिए ही चाहिए। अकेले कांग्रेस के बूते की बात नहीं है अभी,
कांग्रेस अगर सही कहें तो कांग्रेस के पास जो है, कांग्रेस के पास भी 243 नहीं होंगे। अगर होंगे तो किस किस तरह तक के कैंडिडेट होंगे। कैंडिडेट मेरे कहने का मतलब ये है, डम्मी तो आप किसी को खड़ा कर सकते हैं, मतलब दमखम वाला कैंडिडेट कांग्रेस के पास भी नहीं। हाँ, जो टक्कर दे बीजेपी गठबंधन को, एनडीए को, नीतीश कुमार को जो टक्कर दे, ऐसे कैंडिडेट नहीं है कांग्रेस के पास अभी वर्तमान में। तेज प्रताप का क्या होगा? हाँ, ये तेज, देखिए तस्वीर वाली बात तो बता ही दी है। तेज प्रताप जो है, मुझे लगता है कि अगर बातें सुलझ गई तो जिसकी संभावना कम है अभी फिलहाल, क्योंकि अगर दिल पिघलेगा भी लालू जी का, तो लालू जी अगर इस कार्रवाई से कदम पीछे खींचते हैं तो फिर वह क्या जवाब देंगे। तब जान रहे हैं, तब एनडीए के नेता और हावी हो जाएंगे और मुद्दा एकदम मंच पे नीतीश कुमार जैसे लोग भी इस सवाल को उठाने लगेंगे। तो आप समझ जाइए कि लालू जी कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं कि इतनी हड़बड़ी करेंगे, और लालू जी अभी नहीं करेंगे। चुनाव बाद कहीं कुछ हो जाए तो हो जाए। तेज प्रताप के लिए अग्नि परीक्षा की घड़ी है कि तेज प्रताप क्या करते हैं, क्या निर्णय लेते हैं। और आज चूंकि जन्मदिन है लालू जी का, तो देखने वाली बात है कि कुछ ही घंटों के बाद मुझे लगता है कि सब तस्वीरें, सब तरह की बातें सामने। हाँ, तेज प्रताप बधाई देने जाते हैं कि नहीं जाते हैं, अगर जाते हैं तो वहाँ हाँ किस तरह का उनके साथ बर्ताव होता है, लालू जी उनसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं, हम लोगों के मन में भी सवाल हैं। और जैसे जैसे तस्वीरें आएंगी वैसे वैसे हम आपको अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से खबर और उसके मायने आपको हम बताते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं सर। एनडीए भी पूरी तरह से तैयार दिख रही है। हालांकि मांझी जी के बयान तो आ रहे हैं निकल के, लेकिन 11 साल वाला जो मुद्दा है उसको लेकर अब ग्राउंड जीरो स्तर पर भी काम हो रहा है, और जो बड़े नेता हैं वो बिहार आकर बता रहे हैं, चाहे जीतन राम मांझी हो, अरविंद मेघवाल हो, तमाम केंद्रीय मंत्रियों को ये टास्क दिया गया है। तो क्या लग रहा है कि इससे फायदा होगा गठबंधन? हाँ, आप जो काम किए हैं और उसके बारे में अगर बताते हैं तो जिनको नहीं पता है और इकट्ठे एक लोगों को पता नहीं रहता है। जब इस तरह से मीडिया में बातें आती हैं तो मीडिया में बात आने का क्या मतलब है? मीडिया में बात आने का मतलब कि आम जनों तक जाए तो बात तो पहुंचेगी ही, तो फायदा तो होगा ही। ये है फायदे वाली बात है इसमें सागर जी। चलिए बढ़ते हैं आगे। जीतन राम मांझी ने कल मौर्या होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हालांकि ये सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस था, अपने 11 साल के मंत्रालय के कार्यों को और मोदी सरकार के 11 साल के कामों को बताना था, लेकिन मीडिया ने सवाल पूछ लिया चिराग पासवान पर। अब चिराग पासवान से कैसे रिश्ते हैं वो सब कोई जानता है, मांझी जी के, और खूब सुना दिया उन्होंने। देखिए, इमामगंज का याद है उपचुनाव, कहानी याद है, दर्शकों को भी याद होगा। इमामगंज में उपचुनाव हुआ था, अभी इनकी बहू हैं वहाँ से, दीपा मांझी विधायक चुनी गई। तो किस तरीके से पैंतरेबाजी हुई थी, किस तरीके से चिराग पासवान वहाँ चुनाव प्रचार करने नहीं गए थे, तो उसी समय से दोनों आदमी का गाल फूला हुआ है। ठीक है, अब जो गाल फूला हुआ है तो उसका जिक्र आज कर दिया नहीं, मांझी जी ने एकदम स्पष्ट कह दिया। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बिहार का सवाल हुआ, चिराग पासवान पे सवाल हुआ, इसके बाद तो समझिए कि जैसे लगता है कि पूरा गुब्बार, हाँ गुब्बार एकदम उनका फूट गया। और नाम हालांकि नहीं लिए हैं चिराग पासवान का, मांझी जी नहीं, हाँ मतलब समझ में आ रहा है। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उस मांझी जी क्या कह रहे हैं कि आरा में जो सभा हुई उसमें जो भीड़ है उस पर जो सवाल खड़े हुए हैं, उस पर मांझी जी ने एक बड़ी बात कही है कि देखिए कुछ नेता ऐसे हैं जिनके पास 10-20 को गाड़ी रहती है, 10 गाड़ी आगे भेज दिया जाता है, अब पीछे 10 गाड़ी रहता है, मतलब अलग स्थान पे भेज दिया जाता है, और 10 गाड़ी में लोग नारा लगाने वाले रहते हैं। मतलब जमीनी हकीकत कुछ और है और दिखाने की कोशिश कुछ और की जा रही है। आने दीजिए हमको मौका, जब हमारा मौका आएगा तब हम दिखाएंगे जो भीड़ क्या होती है और ताकत क्या है। यह मांझी जी कह रहे हैं, एकदम डायरेक्ट निशाना चिराग पासवान पर। और देख लीजिए, बहुत है
महागठबंधन का जिक्र हम लोग कर रहे थे ना कि मुकेश सहनी ये तो कांग्रेस ये, तो एनडीए में भी कपर फोड़ौल है। यहाँ कपर फोड़ौल जो है तो समझिए मांझी जी और चिराग पासवान के बीच में है, एक दलित तो दूसरा महादलित। यही चल रहा है ना खेल कि कौन ज्यादा ताकतवर, कौन ज्यादा सीट जो है शेर के मुंह से खींच ले, इसी की कोशिश। शेर के मुंह का मतलब फिर यहां हम बताते हैं, जदयू और बीजेपी बड़ी पार्टी है। हाँ, कि सीधा कैसे आप समझ रहे हैं, बीजेपी से सीट अधिक ले लेना, जदयू नीतीश कुमार से सीट मांग लेना, तो शेरे के मुंह से न हुआ खींचना। तो एक हम उपमा दे रहे थे, बता रहे थे आपको, तो ये कोशिश हो रही है। लेकिन मांझी ने जो जिस तरीके से अटैक किया बहुत तीखा है चिराग पासवान पर, ठीक है, एकदम। बीजेपी पर भी एक तरह से आप कहिए तो सवाल उठा दिया। वो कह रहे हैं कि 2 लोकसभा का सीट और 1 राज्यसभा का मेरा फिक्स था, लेकिन 1 को मिला, फिर भी हम अनुशासन में हैं। 2 लोकसभा 1 राज्यसभा, तो हो सकता है। अरे भाई, जब होता है दोस्तों को मनाने की जब बात होती है तो लोग कहता ही है कि चलो समोसा खिलाएंगे, और वहाँ खा लेता है क्या, कचौड़ी समोसा है। तो फिर समोसा, अच्छा कल शाम में पार्टी होगी तो उसमें समोसा खाया जाएगा। सवाल इसमें ये है कि इसलिए तो ये बातें नहीं बोल रहे हैं कि चिराग पासवान वाला सीटवा खाली हो रहा है, उस पर नजर तो नहीं है मांझी जी का, क्योंकि चिराग पासवान बिहार से चुनाव लड़ेंगे तो सीट खाली होगा। अच्छा, आप हाजीपुर की बात कर रहे हैं, लेकिन हाजीपुर से मांझी जी जीतेंगे या उनकी पार्टी कोई जीत जाएगा? नहीं है, नहीं, संभव नहीं है। माहौल फिर क्या बनेगा, क्या होगा, जब जो माहौल बनेगा बताएंगे। लेकिन अभी दूर का माहौल बता रहे हैं, क्योंकि रामविलास पासवान का क्षेत्र रहा है, समझ गए। तब हर हाल में, हाँ, माता जी, हम ये नहीं कह रहे हैं अभी कि माता जी के लिए फिक्स है, तो फिर माता जी जनरल में आ जाती हैं, वो ये हो जाए, सवाल खड़ा हो जाएगा। वो रिजर्व सीट है, तो किसी रिजर्व के समाज के लोग ही वहाँ से खड़े होंगे ना, ये आ जाता है। ये पशुपति पारस ने भी सवाल उठाया था, प्रिंस ने भी लोकसभा चुनाव के समय सवाल उठाया था कि ये कैसे हो सकता है। मैंने टेक्निकली ये बात है, हम उन चीज़ों पर नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन मांझी जी का हाजीपुर अगर ठीक है, संसद से इस्तीफा दे देते हैं, सांसद से चिराग पासवान मंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं, बिहार में चुनाव जीत जाते हैं, कुछ और चीजें बढ़ जाती है सियासत में आगे, तब भी हाजीपुर मिलना कठिन है। तब बीजेपी वहां खूंटा गाड़ देगी। नित्यानंद राय का इलाका है, आप देख रहे हैं। हाँ, बड़ी बात आप समझिए कि चर्चा तो बहुत कुछ है। चर्चा तो यह भी है कि चिराग पासवान चाहते हैं कि हाजीपुर वाला विधानसभा सीट हमको मिल जाए, उनकी पार्टी को, और नित्यानंद राय कह रहे हैं ना, सवाल ही नहीं है। और बीजेपी छोड़ेगी भी नहीं। क्यों छोड़ेगी बीजेपी? जो शहर, हाँ, परंपरागत सीट है, जो शहरी सीट है, वो तो बीजेपी के वोटर वाले सीटें होती हैं, तो क्यों छोड़ेगी? तब बीजेपी तुरंत उसको लपकेगी कि नहीं लपकेगी कि एकदम हाजीपुर लोकसभा अपने पाले में आ जाए। तब तो दूसरे तरह की राजनीति होने लगेगी एनडीए में। तो मांझी जी, ठीक है, सपना देखना बुरा नहीं है। अगर मान लीजिए ऐसा मांझी जी के साथ हो जाता है तो मिरेकल मानते हैं हम लोग, ये कुछ जादू हो गया उनके साथ, जिसकी संभावना मुझे कम दिखती है। अगर ऐसा भी होता है तो अभी चुनाव में देरी है, अभी भी हमको लग रहा है कि चीजें बदल सकती है। हालांकि चिराग पासवान ने कह दिया है कि वह चुनाव लड़ेंगे, तो चलिए मान के चलते हैं कि वह चुनाव लड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। चिराग पासवान पे ही हमारा दूसरा सवाल है। चिराग अब कार्यक्रम पे कार्यक्रम कर रहे हैं, अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र में जा रहे हैं कार्यक्रम करने, दिखाना क्या चाह रहे हैं? ताकत। एकदम जीतन राम मांझी, अब जीतन राम मांझी तो उनको बहुत बात कह दिए हैं कि हम ये ताकत दिखाएंगे, हम ये दिखाएंगे। लेकिन यहाँ जो रैली है चिराग पासवान की, वह 29 तारीख को है, और नालंदा मतलब नीतीश कुमार गृह क्षेत्र है उनका, गृह जिला है, और वहाँ कार्यक्रम है आपको बहुजन भीम संकल्प रैली। वो था नव संकल्प, मुझे लगता है यही नाम था आरा वाली रैली का, और आरा वाली रैली भी बढ़िया कार्यक्रम था। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी के नेताओं का ऐसा दावा है और उन्हें यह उम्मीद है कि आरा वाली जो रैली थी वो चुनावी आगाज था, यहां हम असली ताकत दिखाएंगे और वहां से ज्यादा भीड़ यहां जुटेगी। और खबर यही कि आपको
सिर्फ नालंदा नहीं, पूरे मगध के लोगों को वहां जुटाने का प्रयास चल रहा है। 29 तारीख को कार्यक्रम है, मतलब एकदम क्राम क्राम है उस क्षेत्र। इलाहाबाद के बाद अब बारी है मगध। हाँ, मगध पर जो है एकदम पैनी नजर चिराग पासवान की। और देखिए कितनी भीड़ जुटती है, कितनी ताकत चिराग पासवान की पार्टी के नेता दिखा पाते हैं, यह देखने का हम सबों को इंतजार रहेगा। एक बयान की चर्चा हम लोगों ने मुकेश सहनी की छोड़ दी थी। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हम प्राण दे देंगे मोदी जी के लिए। मोदी जी के लिए प्राण क्यों दे रहे हैं? हाँ, मुकेश सहनी, देखिए मुकेश सहनी का दिल कहीं है, धड़कन जो है कहीं और धड़कता है, मन कहीं है, मिजाज कहीं और है। इस शुरुआत से हम लोग कह रहे हैं कि मुकेश सहनी अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं, बेहतर रास्ता। मतलब इस पूरे बिहार चुनाव में, बिहार पॉलिटिकल पार्टियों में सबसे सस्पिशियस जो रोल मुकेश सहनी को ही आप देखते हैं? नहीं, सस्पिशियस तो इधर भी पात्र हैं, एनडीए में भी। अरे सस्पिशियस पात्र तो चिराग पासवान नहीं है। अरे चिराग पासवान आरा में क्या बोले कि 243 सीट पर लड़ेंगे, फिर बाद में उसका ये स्पष्टीकरण आया है कि 243 का मतलब कुछ और होता है। 243 का मतलब है कि हम मजबूती के साथ एनडीए के लिए लड़ेंगे। तो उसी तरह का एक कैरेक्टर इधर भी है महागठबंधन में, मुकेश सहनी। अब मुकेश सहनी कह रहे हैं हम जान दे देंगे मोदी जी के लिए, लेकिन शर्त उनका सुने हैं कि नहीं? बड़ी शर्त रखे हैं, बोले कि निषाद समाज का जो आरक्षण का मामला है, जिसको वादा भाजपा करती है लेकिन निभाती नहीं है, मोदी कहते हैं लेकिन करते नहीं है। तो इसी को लेकर उन्होंने कहा कि अगर ये हो जाता तो हम दिल और जान सब अपना दे देंगे। तो इसको अलग तरीके से भी लोग देख रहे हैं, समझे? देखिए भाजपा देती है कि नहीं आरक्षण देती है, क्या कुछ होता है, लेकिन मंगल पांडे बड़े दिन बाद फिर कुछ बोले हैं। हालांकि जब भाजपा कार्यालय में आते जाते हैं, हम लोग सवाल पूछते हैं तो सवालों से बचते नजर आते हैं, आजकल कम बोलते हैं, लेकिन मंच से लालू के जमाने की बात बता रहे हैं। देखिए, कम बोलने वाला लोग कहता है कि कम बोलने वाला जो होता है उसका एक अलग तरह का व्यक्तित्व होता है। तो उसी व्यक्तित्व को गढ़ने में लगे हैं मंगल पांडे, और अभी बोलने का उनके लिए वक्त भी नहीं है, क्षण भी नहीं है। जिस तरीके से पीएमसीएच, एसकेएमसीएच पर सवाल उठे हैं और कार्रवाई हुई है, अधूरी कार्रवाई है, फिर हम लोग आज सवाल उठा रहे हैं। हालांकि नोटिस जारी किया गया है 4 डॉक्टरों को, और लोग ठाकुर है मेन, लापरवाही है, उस पर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। और देखिए मंगल पांडे कम बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिर वो सियासी बात उन्होंने की है। और पूरा देखिए अभी स्वास्थ्य विभाग 10 दिन के अंदर में 9000 से अधिक डॉक्टरों और जो स्वास्थ्य कर्मी होते हैं उनकी नियुक्तियां हुई हैं। तो उसी को लेके पटना के ऊर्जा स्टेडियम में मंगलवार को था कार्यक्रम, जिसमें 694 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दिया था। उसी कार्यक्रम में मंगल पांडे ने एक बड़ी बात कही है और कहा है कि लालू जी को लपेटे में लिया और उनके शासनकाल को लपेटे में लिया है, और कहा कि देखिए किस तरीके से उस समय सीएम हाउस में डील हुआ करती थी, डील, ठीक है। तो लालू परिवार को फिर से निशाने पर, और तेजस्वी पर भी सवाल। तेजस्वी नहीं कहते हैं कि हम 17 महीने सरकार में रहे, ये कि तो उस पर भी कि तेजस्वी के समय में भी यही होता था उस आवास पर, डील, सिर्फ डील और कुछ नहीं। चलिए, तो डील होता था, और अब देख रहे हैं कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, एनडीए हो या महागठबंधन हो, भिड़ंत जारी है। दोनों ही जगह मिसलीड करने वाले लोग हैं, मिससीवियस लोग हैं। अब देखना होगा कि कौन सा गठबंधन अंतिम पड़ाव तक, अंतिम समय तक एकजुट रहता है। और बिहार के तमाम जो पॉलिटिकल अपडेट्स हैं हम आपको इसी तरह से हर कार्यक्रम में बता ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों से फिर से एक बार विनम्र आग्रह होगा, अपने सवाल, सुझाव और शिकायत कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।